हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुमारी कॉमर्स हब। मैं हूं ज्योति और आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवरेजेस। अगर इस टॉपिक की बात करी जाए तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट जनरली इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये डिफ़िकल्ट लगता है, स्पेशली जब ऑपरेटिंग लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज या फिर कंबाइंड लेवरेज में से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप लेवरेजेस के मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एंड में हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे जिससे टॉपिक पूरा इजीली याद हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लेवरेजेस होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो लेवरेजेस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके प्रॉफिट पर ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना। ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे पूरा टॉपिक शुरू होता है। हर बिजनेस में ब्रॉडली दो तरह के कॉस्ट होते हैं। पहला होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहें तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं दूसरे तरह के एक्सपेंस की, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन या सेल्स बढ़ाने या कम करने के बाद भी जनरली सेम ही रहते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया और परमानेंट स्टाफ की सैलरी हो गई। तो इन एक्सपेंसेस को कंपनीज को हर सिचुएशन में पे करना ही पड़ता है। अब यहाँ से लेवरेजेस का कॉन्सेप्ट आता है। जब कंपनीज के फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, उसके बाद अगर सेल्स इंक्रीज होती है तो एडिशनल रेवेन्यू का मेजर पार्ट डायरेक्टली प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगता है। इसी वजह से सेल्स में छोटा सा भी इंक्रीज हो वो प्रॉफिट में कंपैरेटिवली बड़ा इंक्रीज क्रिएट करता है और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं लेवरेजेस। लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि लेवरेज को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं इंक्रीज हेल्प करता है, बल्कि अगर सेल्स डिक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज होता है। इसलिए लेवरेज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डबल एज स्वॉर्ड भी बोला जाता है। तो ये प्रॉफिट को भी मैग्नीफाई करता है और लॉसेस को भी। अब बोर्ड पर दी गई डेफिनेशन को समझते हैं। तो लेवरेजेस इज द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मैग्नीफाई रिटर्न्स और लॉसेस बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट। इस डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैग्नीफाई, रिटर्न्स एंड लॉसेस। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट को और बड़ा कर देना, और दूसरा वर्ड है रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट्स। तीसरा वर्ड है लॉसेस। अब इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि लेवरेजेस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट और लॉसेस दोनों के इम्पैक्ट को बड़ा कर देता है। इसी वजह से मैनेजर्स लेवरेजेस का यूज बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो लेवरेजेस शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को इंक्रीज कर देता है, और वहीं अगर बिजनेस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना दे तो लेवरेजेस लॉसेस भी इंक्रीज कर देता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या लेवरेजेस एक ही टाइप का होता है? तो उसका जवाब है नहीं। लेवरेजेस को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज है, दूसरा है आपका फाइनेंशियल लेवरेज और तीसरा है कंबाइंड लेवरेज। ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और हर एक बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मेजर करता है। अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो ये बताता है कि सेल्स के चेंज होने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कितना चेंज होगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में।
दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज बताता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होने पर अर्निंग पर शेयर कितनी चेंज होगी। मतलब ये बात कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईपीएस की, दैट इज अर्निंग पर शेयर। और जब हम बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज की, ये तो दोनों को कंबाइन करके बताता है कि सेल्स चेंज होने पर डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट मीन सेल्स एंड ईपीएस के बारे में बात करता है। अब हम इन तीनों के इंडिविजुअली डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसका रिलेशन बिजनेस की ऑपरेशन से है, यानी कि बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। ऑपरेटिंग लेवरेज तब अराइज होता है जब बिजनेस के पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? फैक्ट्री रेंट हो गया, बिल्डिंग रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गई, इंश्योरेंस हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज हो गई। तो ये सब एक्सपेंसेस प्रोडक्शन बढ़ाने या फिर कम होने पर भी जनरली सेम ही रहते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी का फैक्ट्री रेंट, मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब चाहे कंपनी 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे या फिर 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे, रेंट सेम ही रहने वाला। इसी तरह से मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगी, यानी कि जो हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो जनरली सेम ही रहती है। तो जब कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी तो ये फिक्स एक्सपेंसेस चेंज नहीं होंगे। इसी वजह से एडिशनल सेल्स का जो मेजर हिस्सा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी इफेक्ट को हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप सेल्स और ईबीआईटी के बीच होता है। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुई है, ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब क्या है? तो ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट बचता है वो। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज में हमेशा हम बात करेंगे सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर ही करता है इन दोनों के रिलेशनशिप को, दैट इज द सेल्स एंड ईबीआईटी। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद रहेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ गई, दैट इज द कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ता है, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और हमें मिलता है ईबीआईटी। तो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन को सीक्वेंस में लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले आती है सेल्स। सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, उससे हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग लेस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करने के बाद हमें मिलता है ईबीआईटी। अब यही वो फ्लो है जो पूरा न्यूमेरिकल में यूज होगा। इस फ्लो को अच्छे से याद रखना है, इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब बोर्ड पर एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज द दिस वन, ड्यूएल इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है ये ध्यान दे लीजिए।
कई बार यूनिवर्सिटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी डायरेक्टली नहीं दिया गया होता है, उसी वजह से क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स इंक्रीज बाय 10% या फिर ईबीआईटी इंक्रीज बाय 25%। ऐसे केस में हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम डायरेक्टली फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन जैसे कि अगर हमें दे रखा है कि चेंज इन ईबीआईटी इज 25% and sales is 10%, then our EBIT will be 2.5। इसलिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से दोनों फॉर्मूला ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो आपको उसी हिसाब से अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है। अगर हमें फिगर्स दिए हुए हों तो कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, तो फिर आपको कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहले आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस मेथड से? इस सीक्वेंस से। उसके बाद फिर आप ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे एंड देन फिर आप फॉर्मूला में वैल्यूज को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक न्यूमेरिकल की। तो जैसे बोर्ड पर दिया हुआ है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये तो सॉल्व है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सेल्स दी हुई है इज 5 lakhs और आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखा है 1,20,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 3 lakhs। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डीओएल। डीओएल आपको कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कभी भी फॉर्मूला डायरेक्टली मत लगाइएगा। सबसे पहले आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। तो मैं इसी पर्टिकुलर फ्लो को यूज करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन निकालूं। तो सेल्स की वैल्यू हमें दे रखी है 5 लाख। जस्ट अ सेकेंड। तो सेल्स की वैल्यू हमें दे रखी है 5 lakhs। इसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारी थी 3 lakhs। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है 2 लाख। अभी हम कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, क्योंकि हमें दूसरे एक्सपेंसेस भी देने। तो अभी हमारे पास हो गया फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं 1,20,000। तो हमारे पास ईबीआईटी आ गया 80,000 का। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है और हमारे पास ईबीआईटी भी अवेलेबल है। हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था ड्यूअल कैलकुलेट करने का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना निकला है? 2 लाख रुपीज एंड हमारा ईबीआईटी निकला था 80,000। सो आर ड्यूअल विल बी 2.5 और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अब सिर्फ आंसर लिख देना इनफ नहीं होता, एग्जामिनर ये भी देखता है और चाहता है कि स्टूडेंट आंसर को इंटरप्रेट कर सकता है या नहीं। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर निकला हमारा 2.5। मतलब अगर कंपनी की सेल्स 1% से इंक्रीज होती है तो कंपनी का ईबीआईटी अप्रोक्सीमेटली 2.5 से इंक्रीज होगा। और वहीं अगर ये हमारा उल्टा होता, मतलब डिक्रीज हो रही होती सेल्स, तो फिर जैसे अगर 1% डिक्रीज होती है तो उसमें भी ईबीआईटी का अप्रोक्सीमेटली 2.5 से डिक्रीज होगा। यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स के इफेक्ट को
मैग्नीफाई करता है। इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होता है। जिस भी कंपनी का, उसका बिजनेस रिस्क भी कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के एडवांटेजेस की, एंड फिर हम जाएंगे डिसएडवांटेज पे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज है हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब जब कंपनी अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकवर कर लेती है, तो उसके बाद जो भी एडिशनल सेल्स होती हैं, उसका मेजर पोर्शन डायरेक्टली प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगता है। इसी वजह से इंक्रीजिंग सेल्स के टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपैरेटिवली फास्ट इंक्रीज होता है। अब दूसरा एडवांटेज है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मतलब कंपनी ने मशीनरी खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है, तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता है, तो वही मशीनरी और बिल्डिंग ज़्यादा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन देने लगती है। यानी कि जो फिक्स असेट्स है, उनका यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तीसरा है इंक्रीज्ड रिटर्न ड्यूरिंग द हाई सेल्स। दिस मीन्स कि जब भी मार्केट में डिमांड अच्छी होती है, सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज वाली कंपनी ज़्यादातर कंपैरेटिवली प्रॉफिट अर्न करने लगती हैं। इसी वजह से ग्रोथ फेज में ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिशियल माना जाता है। अब हर जो फाइनेंशियल डिसीजन की तरह ऑपरेटिंग लेवरेज के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है बिजनेस रिस्क, हाई बिजनेस रिस्क। मतलब क्योंकि कंपनी के जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो हर सिचुएशन में आपको पे करने ही पड़ते हैं, चाहे सेल्स हो या ना हो। इसलिए अगर सेल्स डिक्रीज हो जाती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका बहुत ज़्यादा फास्ट रिड्यूस हो रहा होता है। इसी वजह से आपका बिजनेस रिस्क हाई रहता है। दूसरा डिसएडवांटेज है लॉसेस इंक्रीज व्हेन सेल्स फॉल्स। दैट मीन्स कि जब मार्केट डिमांड कम होती है, तब भी कंपनीज को रेंट देना ही पड़ता है, सैलरी देनी ही होती है, इंश्योरेंस पे ही करना होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। यानी जो भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो कंटिन्यूसली रहती ही है। तो इसीलिए जो लो सेल्स के टाइम पे लॉसेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब तीसरा एडवांटेज है डिफिकल्ट टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट। तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए मिनिमम लेवल की सेल मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर कंपनी कंटिन्यूसली लो सेल्स फेस कर रही है, तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उनको कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी वजह से कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज केयरफुली मेंटेन करना पड़ता है। अब तक हम लोगों ने देखा कि सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने पर ईबीआईटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या ईबीआईटी ही हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। जो कंपनी होती है, कंपनी को ईबीआईटी अर्न करने के बाद भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। उस लेक्चर में जब हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में पढ़ेंगे, तो किस तरह से ईबीआईटी को वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसको हम समझेंगे।